हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सभी का आज के इस लेक्चर में द मोस्ट वेलकम है। और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के कुछ लेवल अप न्यूमेरिकल्स। ओके, लेवल अप क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ये लेवल अप क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स का पार्ट 1 है, जिसमें हमारा पैटर्न किस आधार पर रहेगा, जैसे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस एग्जाम यानी नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। न्यूमेरिकल्स अप्रोक्सीमेटली 15 न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, 15 न्यूमेरिकल्स में कुछ जो है शॉर्ट न्यूमेरिकल है, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ऑर्डर ऑफ द magnitude okay of speed of light in SI unit is okay। स्पीड ऑफ लाइट के थोड़ा सा देखिए, आप ऑर्डर बताना है किसका, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसको आप c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ये होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी स्पीड ऑफ लाइट से आपको अगर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आपने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में है कि मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में जो प्रोड्यूस होता है, इसी स्पीड से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, पूछा गया है कि इसका ऑर्डर बताइए। 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर यहीं तक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता तो ये आपका आंसर होता और ये लेवल अप नहीं होता। लेवल अप क्या हो गया कि ऑर्डर इसका बताना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा। देखिए, कोई भी मैथ में अगर टर्म हम देख रहे हैं a मल्टीप्लाई 10⁻b, क्या देख रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई 10⁻b है, तो आपको क्वेश्चन में अगर इसमें पूछ दिया गया कि ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर आपको मालूम होगा कि पावर फैक्टर सर। अच्छा, ऑर्डर पावर फैक्टर, ऑप्शन 1 आपका पावर फैक्टर 10 का b है, ऑप्शन 2 a का पावर फैक्टर 1 है, ऑप्शन 3 दोनों का ऐड कर देंगे b+1, या फिर ऑप्शन 4 b मल्टीप्लाई 1 यानी कि b ही होगा। ठीक है ना, यानी कि ये आपका 3 ऑप्शंस हमने आपको दे दिया कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर बेसिकली पावर फैक्टर होता है। तो आप ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए कंसेप्ट है कि अगर हमारा इस टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन है a मल्टीप्लाई 10⁻b और a का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगा, यस, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर a का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 5 है, पॉइंट इज नोटेड, लेस देन 5, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a क्या है, 5 से कम है, या फिर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू a का 5 के बराबर है। पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 तक पॉसिबिलिटी है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू a का 5 से कम या 5 के इक्वल है, तो इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर होगा वो इसका
ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसका ऑर्डर को कंसिडर किया जाएगा, दैट इज 10⁻⁵ यानी कि ऑर्डर हो जाएगा बी। ओके, ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन पर ए का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, क्या है? 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा अगर है तो ऑर्डर ऑफ ए भी इसमें इंक्लूडेड होगा, यानी 10 का ऑर्डर क्या है? बी, और ए का ऑर्डर 1 है यहाँ पे, यानी कि आपका इस सिचुएशन में जो ऑर्डर होगा ये होगा b+1। क्या होगा? b+1। ऑर्डर क्या होगा? b+1। ऑर्डर बी कब होगा? जब आपका ए जो है 5 से कम होगा या 5 के बराबर होगा, और ऑर्डर b+1 कब होगा? जब आपका ए 5 से बड़ा होगा। जैसे आपका ऑप्शन में बी है, यस बी पॉसिबल है ऑर्डर, लेकिन किसके लिए? ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2, 3, 4 या फिर 5 होना चाहिए। 1 पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम ऑर्डर बी हो सकता है। b+1 पॉसिबल है, यस। ये कब पॉसिबल है? जब आपका ए 6 हो जाए, 7 हो जाए, 7, 8, 9 हो जाए या 10 हो जाए, ओके, तब ये ऑर्डर आपका b+1 पॉसिबल है। अब आप यहां पे देख सकते हैं, जब हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट से करेंगे तो a के जगह पर क्या है? 3 है, यानी 3 के ऑर्डर को कंसिडर हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम 10⁸ b के जगह पर 8 है, यानी कि आपका इस मैथमेटिकल स्पीड ऑफ लाइट का जो ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा? 8। वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? ऑर्डर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो ऑर्डर है इससे रिलेटेड अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट ही पूछता तो फिर वो क्वेश्चन जो है उस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर आता है, वो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें सिर्फ आपको स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू पूछ दिया गया, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ दिया गया, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पूछ दिया गया। न्यूमेरिकल्स पर उसका एप्लीकेशंस होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है वी कैन reduce random errors, okay, in taking एक्चुअल में ये एमसीक्यू है, ठीक है। इन टेकिंग रीडिंग फ्रॉम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग का रैंडम एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जाए, रीडिंग का रैंडम एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जाए। अगर आप इसका कंपैरिजन डेली लाइफ इवेंट से करेंगे, जैसे कि आपका एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कम मार्क्स आ रहे हैं मतलब एरर ज्यादा है। अब इस कम मार्क्स को यानी एरर नेग्लेक्ट करने के लिए, कम मार्क्स को हाई करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है। तो वही है यहां पे, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम रीडिंग जो करते हैं इसमें रैंडम एरर्स कम आए, इसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेना पड़ेगा, यानी बाई टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाई टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, हालांकि ऑप्शन में 4 ऑप्शंस इसमें थे लेकिन हमने उसको राइट नहीं किया, ऑब्जर्वेशन, ओके, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी था, ठीक है। बाय टेकिंग लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है या ऑब्जर्वेशन का इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो आपका अगर रैंडम एरर को रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कई बार लेना पड़ेगा। अगर कई बार आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे तो वो परफेक्ट आएगा, एरर होने की चांस कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following relation cannot be? Question number 3. Which of the following relation cannot be deduced using dimensional analysis? Deduced using dimensional analysis. ओके, पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, दूसरा ऑप्शन है आपका u इज इक्वल टू v प्लस ए टी। थर्ड ऑप्शन इज k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। देखिए ये क्वेश्चन आप एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो आप जो है इसमें टिक करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यस और नो। बिल्कुल सर, हम इसी को टिक करेंगे क्योंकि इसमें हाफ का फैक्टर है और हाफ का फैक्टर डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस चीजें डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशनलेस चीजें कैलकुलेट नहीं किया जाता। और इसके अलावे डायमेंशनल एनालिसिस में इसको हम क्लियरली लिखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में जो है एक तो आपका हो गया क्या, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आर नोट, जैसे ये हाफ का फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस चीजें डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आता है। नोट एप्लीकेबल इन या फिर आप लिख सकते हैं नोट कैलकुलेट, ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है, नोट कैलकुलेट। पहला क्या नहीं कैलकुलेट कर सकता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी को आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके अलावे ये डायमेंशनल एनालिसिस से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? जैसे कि ऑप्शन ए में आप देखिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। ओके सर, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जहां पे y इज इक्वल टू, अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा जिसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, और a इज एम्पलीट्यूड, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, दैट्स डायमेंशन इज m,
और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस। ओके, इसके अलावे u का डायमेंशन v के बराबर। ठीक है, यहां तक तो अगर रहता तो हम प्रूफ कर सकते थे, लेकिन 80 का डायमेंशन भी v के बराबर, यानी कि इसका एडिशन, ये वाला जो फॉर्मेट है आप डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं ला सकते। और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनल एनालिसिस से आपको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, किसको आप डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला जो है डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय, इफ मोमेंटम of an object is increased by 10%, ओके, ऑफ इनिशियल के कंपैरिजन में ही होता है, then its kinetic energy will increased by ओके, वेरी स्मूथ क्वेश्चन। परसेंटेज ही ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा। तो देखिए, बाई और टू फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाई पूछा है, ठीक है, और बाई में दिया हुआ है, यानी मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 100%। यानी आप मान लीजिए इनिशियल का मोमेंटम जो है पी इनिशियल, कौन सा मोमेंटम? इनिशियल, क्योंकि पी से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट नहीं है, सिंपल पी मोमेंटम इंक्रीज्ड हो रहा है 10% से, ये लीनियर मोमेंटम ही है जिसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम इनिशियली अगर 100% है, ओके, तो फाइनल मोमेंटम इससे 10% और बढ़ गया, यानी कि ये P है इतना परसेंटेज P, तो ये फाइनल मोमेंटम 10% बढ़ गया, यानी 110% ऑफ P हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, 110% ऑफ P हो जाएगा, नो डाउट एट ऑल। ओके सर, ठीक है। अब देखिए यहां पे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में ही कंपेयर कर रहे हैं, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, इतना आपको पूछा गया है कि ये कितना होगा। आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m मोमेंटम के फॉर्मूले में। यस सर, जहां पे मास आपका कांस्टेंट है। ओके, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर पूछे कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 100, ये कितना होगा सर? तो परसेंटेज काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस फैक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100।
ये आएगा कि नहीं, यस और नो, इतना तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए, इस साइड में हम प्योरली लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू दिस। यानी आपका कितना आया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी divided by initial kinetic energy multiply 100. This is percentage change in kinetic energy that is equal to final मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर। मींस आपका ये हो गया फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टर्म यहां पे है तो हमने माइनस दे दिया, फिर इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर, दैट इज इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम स्क्वायर। यहां से हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, कैलकुलेशंस आसान करने के लिए ये परसेंटेज में आ गया, यानी ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इन द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखिए यहां से हमको तो ये इंटायर कैलकुलेट करना है। फाइनल मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, 110, 101। ओके, परसेंटेज ऑफ पी, परसेंटेज पूरा दिया है इनिशियल मोमेंटम के कंपैरिजन में, और इनिशियल मोमेंटम कितना है सर, 100 पी, 100 पी इसका होल स्क्वायर, यस, माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये कट के 1 आ जाएगा, यस 1 आ गया। ठीक है सर, तो आपका 100 भी लिखें क्या, 100 भी लिखें क्या, नहीं नहीं 100 लिखना नहीं है, क्योंकि 100 यहाँ पे परसेंटेज में कंसीडर आ गया ना, परसेंटेज को रिमूव किए, यहां से 100 भी रिमूव हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपका 10 से 10 खत्म, पी से पी खत्म, 1.1 का स्क्वायर, ओके, -1 कीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1.1, ठीक है, -1 का 1 आ गया। सॉरी, यहां पे 100 मल्टीप्लाई में भी आएगा तभी तो परसेंटेज आएगा। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करके अगर आप देखते हैं 1.21 माइनस 1 ये होता है 0.21, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100 से तो ये 21 परसेंटाइल में आ जाएगा, 21 परसेंटाइल। ठीक है, क्योंकि दोबारा से हमने परसेंटाइल में इसको कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, क्योंकि पहले तो 100 खत्म हो गया था। ओके, ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 21% एज रिस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मींस अगर आप बोलें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100% है, okay, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे आ गया 121% ऑफ के, यानी इंक्रीजमेंट कितना से हुआ, 21% से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following formula, which of the following formula for kinetic energy can be ruled out on the basis of
basis of dimensional correctness only, डायमेंशनल करेक्टनेस ओनली। पहला ऑप्शन है आपका k इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए, दूसरा ऑप्शन है k इज इक्वल टू 3/16 एम वी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब, एंड फोर्थ ऑप्शन इज both a and c. Okay, very easy question. Which of the following formula of kinetic energy can be ruled out on the basis of dimensional correctness only? Dimensional correctness only से कौन सा फॉर्मूला आपका सही है? ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी एक टाइप का एनर्जी है जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है और इसका डायमेंशन ml2t-2 होता है, राइट? ml2t-2। अब ml2t-2 से जिसका डायमेंशन मैच करेगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में फर्स्ट इक्वेशन में मास का स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन, मास का स्क्वायर यानी m2 कर दिया। ओके, और एक्सेलरेशन में क्या है? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट अगर आप देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का एक मास आ गया और सेकेंड का l-2, यानी कि इसका डायमेंशन m3, सेकेंड का t-2, सॉरी t-2, तो m3 t-2, क्या इसका डायमेंशन इससे मैच कर रहा है क्या? ml2t-2 नहीं सर, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड केस में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका डायमेंशन ml2 है, काइनेटिक एनर्जी है तो है, और यहां पे राइट हैंड साइड में मास का डायमेंशन m और v इज नथिंग बट वेलोसिटी जिसका lt-1 होता है। क्या होता है? lt-1, सॉरी रुकिए, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का लेंथ l होता है ना, हाँ, यानी कि m2l, और यहां पे lt-1 एक का, तो l2t-2 बिकॉज ऑफ 2 है, ml2t-2 डायमेंशन मैच कर रहा है। अब थर्ड केस में देखिए आप डायमेंशन राइट हैंड साइड में मास का m2, v का l3t-3, यहां पे डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन बी रूल्ड, ओहो, रूल्ड आउट मतलब किसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। रूल्ड इन होता तो आपका जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में भी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट होता। देखिए छोटा सा पॉइंट आपका ऑप्शन को क्या कर रहा है, देखिए अगर यहां पे रूल्ड इन होता, रूल्ड इन यानी कि कौन रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, करेक्टनेस को दिखा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। लेकिन रूल्ड आउट यानी रूल से बाहर चले गया, कौन सा भाई साहब? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी बोथ ऑप्शन ए एंड बी, यानी फर्स्ट ए एंड सी, ऑप्शन 1 एंड 3 कर देते हैं, ठीक है? बोथ 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3 रूल्ड आउट हो गया। समझ में आई बात? रूल्ड आउट एंड रूल्ड इन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्वेश्चन नंबर 6, इफ डायमेंशन ऑफ dimension of
फिजिकल क्वांटिटी PQ A एंड B दिया हुआ आर डिफरेंट ओके डिफरेंट then which of the following operation is valid? Operation is valid. First option is A plus B. Second, ln A by B. Third, B minus A. Fourth, A square multiply B square. ओके ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि अगर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी अलग अलग है तो इसमें से कौन सा वैलिड करेगा? ए प्लस बी बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, बी माइनस ए ये क्यों नहीं, हाँ ठीक है, और ये करेगा। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहे हैं कि सेम डायमेंशन अगर होगा क्या होगा? सेम डायमेंशन वाले चीजों को ही आप ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले चीजों को आप मल्टीप्लाई कीजिए कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायमेंशन मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में जो है चेंज होगा रिजल्टेंट डायमेंशन, लेकिन आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड तीनों कर सकते हैं। लेकिन अगर डायमेंशन सेम नहीं है यानी डिफरेंट डायमेंशन है तो इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं, You cannot add or subtract between different dimensional physical quantities. तो यहां पे अलग अलग डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है सर, यहां पे तो डिवीजन है लेकिन ln कांस्टेंट है, ln क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है तो डायमेंशन न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप मान लीजिए a का LT-1 है और b का डायमेंशन LT-2 है। सर डायमेंशन लेस क्वांटिटी अगर ln इतना है तो ln t बच जाएगा, जबकि ये इंटायर डायमेंशन लेस आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। b माइनस से सब्ट्रैक्ट किया गया है इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे स्क्वायर किया गया है यानी मल्टीप्लाई ही किया गया है, इसलिए ये आपका करेक्ट है। आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशनल क्वांटिटीज को, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, is proposed in
which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter, and unit of time is delta second. Okay, what will be the value of 10 joule in this new सिस्टम? 10 जूल का नया सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या यूनिट होगा? तो फिजिक्स का एक्चुअल में स्टार्टिंग ही यहीं से होता है कि एन यू बराबर कांस्टेंट। आपने कहीं ना कहीं इस टर्म को सुना होगा, जिसको आज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर एन यू बराबर कांस्टेंट हमने सुना है, यानी कि एन यू कॉन्स्टेंट कहने का मतलब N1 U1 बराबर N2 U2 होगा। अब यहां पे बोल रहे हैं कि न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज प्रपोज्ड इन विच यूनिट ऑफ मास अल्फा केजी, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज डेल्टा। एन क्या है? नंबर है। यू क्या है? यूनिट है। What will be the value of 10 जूल, 10 जूल का वैल्यू इस नया सिस्टम में क्या होगा? यानी N2 मांग रहा है, तो N2 को आप सिंपल कीजिए N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। ठीक है, ओके सर, U1 डिवाइडेड बाई U2 हमने कर दिया, N1 U1 डिवाइडेड बाई U2। ठीक है, N1 की वैल्यू हमारा 10 जूल की मांग रहा है, तो 10 ये आ गया। जूल यूनिट है जिसका ऐसा यूनिट होता है m, डायमेंशन होता है m L2T-2, और नया यूनिट में भी डायमेंशन m मास के टर्म्स में नीचे आना चाहिए। मास का क्या दिया है? अल्फा केजी, यानी अल्फा m दिया है। ठीक है सर, अल्फा m मान लिया हमने। लेंथ का डायमेंशन क्या दिया है? लेंथ का बीटा मीटर दिया है। ठीक है सर, बीटा एल हमने मान लिया और इसका स्क्वायर कर दिया हमने। और टाइम का डायमेंशन दैट इज डेल्टा सेकेंड, तो T-2 पावर है बटे डेल्टा T-2 पावर ले दिया हमने। ठीक है, अब यहां से आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो T से T कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, M से M कैंसिल आउट, यानी आपका इसका वैल्यू कितना आता है? 10 अल्फा इनवर्स बीटा का 2 इनवर्स एंड डेल्टा पहले से इनवर्स में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू में है, यानी इतना आपका क्या होगा? आंसर होगा। दिस इज द वैल्यू इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? टू स्टूडेंट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, टू स्टूडेंट ए एंड बी carried out an experiment to measure the time period
time period, okay, of a pendulum which in actual is 5.40 second. Their experimental reading are as follows. स्टूडेंट 1 का इधर है, स्टूडेंट ए का, और इधर है स्टूडेंट बी का। स्टूडेंट 1 में क्या क्या रीडिंग है? पहला 5.43 सेकेंड, दूसरा 5.37 सेकेंड, तीसरा 5.41 सेकेंड, 5.52 सेकेंड एंड 5.51 सेकेंड। स्टूडेंट बी का है 5.32 सेकेंड, 5.35 सेकेंड, 34 सेकेंड, उसके बाद है 5.30 सेकेंड, फिर है 5.29 सेकेंड, 5.33 सेकेंड। ओके, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चंस आपको दिया रहे तो आप जो है विदाउट पेन थिंक विदाउट इंक मत कीजिएगा। पेन चला करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अगर आप ब्रेन से काम लेंगे कि विदाउट थिंक विदाउट इंक हम चाहेंगे तो फिर ये क्वेश्चंस में गड़बड़ी होने की चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्या, दो स्टूडेंट है जिसका अपना अपना खुद का रीडिंग है और एक्चुअल रीडिंग कितना है 5.40। देयर एक्सपेरिमेंट रीडिंग आर एज फॉलो। ओके, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एक्चुअल में इतना है, एक्चुअल में टाइम पीरियड इतना है। अब मेजर किया स्टूडेंट ए इतना 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 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 बार रीडिंग किया। ठीक है, तो देखिए सबका एक्चुअल में एक्यूरेट किसी का भी नहीं आया, कुछ ना कुछ एरर हर एक मेजरमेंट में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट मेजरमेंट में एरर है, सेकेंड मेजरमेंट में भी एरर है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फिफ्थ तक है तो पांचों में एरर है। तो सर इसका मीन अगर वैल्यू निकाल लेते हैं एरर का तो कैसा रहेगा? ठीक है, आप निकालिए मीन एरर ऑफ ए। मीन या एब्सोल्यूट बोल सकते हैं या मीन बोल सकते हैं या फिर आप इसको एवरेज एरर बोल सकते हैं, यानी ए का टोटल एरर ऑन एन एवरेज कितना हो। सर एरर ऑफ ए मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स है, तो टोटल वैल्यूज यहां पे कितना है, लेट मी 1 मिनट। ओ ठीक है, टोटल वैल्यूज यहां पे सर 1 2 3 4 5 है, यहां पे भी 5 है। ठीक है, टोटल वैल्यूज ए का निकाल रहे हैं तो 5.43 प्लस 5.37 प्लस 5.41 प्लस 5.52 प्लस 5.51, ये 5 गो वैल्यूज आपका दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज 5 है, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड कर दिया हमने 5 से। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा देखिए 1 2 1 3 एंड 3 and 1 4, 7 4 11, 11 3 14, carry 1 5 1 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 and 4 22, carry 2 5 2 7, 7 and 5 7 and 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 and 5 27, 27। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, डिवाइड कीजिए 2 से, 4 2 जाए 8, 2 2 जाए 4, 7 2 जाए 14, कैरी 1, 2 2 जाए 4 and 1 5,
एंड नीचे में आपका 10 आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस पहले से है, 1 2 3, यानी कि 5 पॉइंट इतना आपका ऑन एन एवरेज आया। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना आया, 5.448, और एक्चुअल में वैल्यू कितना है, 5.40। लेकिन अगर आपको एरर बोला जाए, ये एवरेज आ गया, यानी आप बोल सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ ए, मीन वैल्यू ऑफ ए। ओके, एरर अगर पूछा जाए कि एरर सर कितना हुआ, तो एरर में मीन वैल्यू 5.448 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी 5.40 से आपका आ जाएगा ये 0.048। इसी तरीके से अगर आप मीन वैल्यू ऑफ स्टूडेंट बी निकालेंगे, मीन वैल्यू ऑफ स्टूडेंट बी, तो बी का मीन वैल्यू क्या निकलेगा सर, पांचों को ऐड कीजिए, 5 क्या है, 5.32 है, प्लस 5.34 प्लस 5.30 प्लस 5.29 प्लस 5.33, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, मीन वैल्यू क्या निकला हमारा यहाँ से, 3 and 9 12, 12 and 4 16 and 2 18, carry 1 6 3 1 4 4 2 6 6 and 3 9 and 3 12 and 3 15, carry 1 5 1 6 6 5 11 11 and 5 16 and 5 21 and 5 26, डिवाइडेड बाई 5, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, डिवाइड कीजिए 2 से, 8 2 जाए 16, कैरी 1, 5 2 जाए 10 एंड 1 11, 6 2 जाए 12 एंड 1 13, कैरी 1, 2 2 जाए 4 एंड 1 5 पॉइंट इतना आया। ठीक है सर, ओके। जब आप इसको क्या करते हैं, एरर देखते हैं, तो एरर में देखिए कि एक्चुअल वैल्यू आपका कितना है, 5.40 है, और इसका कितना आया 5.316, यानी 5.2 आप मान लीजिए, 5.32 मान लीजिए। ठीक है, यानी कि आपका 0.08 इसका एरर है, 0.08, और इसका एरर है 0.048। तो सर एरर किसका कम है, ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट ए का एरर कम है, तो आप यहां से आप बोल सकते हैं स्टूडेंट ए इज मोर प्रिसाइज, एरर कम है, स्टूडेंट ए इज मोर प्रिसाइज, और जो है स्टूडेंट बी लेस प्रिसाइज है। इसके अलावे इसमें एरर कम तो है ही, लेकिन डिजिट्स जो है आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर में डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट काउंट करेंगे तो 1 2 3, हालांकि ये भी 3 में आता है, तो मोर प्रिसाइज कौन होगा, स्टूडेंट ए। लेस प्रिसाइज क्या होगा, स्टूडेंट बी। मोर एक्यूरेट, ज्यादातर एक्यूरेट किसको दिख रहा है सर, कौन सा वैल्यू नजदीक में है, नजदीक में आपका 5.448 है, तो ये आपका मोर एक्यूरेट स्टूडेंट ए है। ठीक है, मोर एक्यूरेट भी स्टूडेंट ए ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, 9, इफ BC माइनस DY
minus x is equal to 0, where x, y quantities are in matter and B, C, D are meter है and B, C, D are different physical quantity, different physical quantity. Then आप बताइए डायमेंशनल formula of quantity BC upon D is, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है क्वांटिटी BC B मल्टीप्लाई C डिवाइडेड बाई D का। देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज BC माइनस DY माइनस x इज इक्वल टू 0। डायमेंशनल एनालिसिस में बोला जाता है कि जिसका डायमेंशन सेम होगा उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस में BC का डायमेंशन जो है वही DY का डायमेंशन है और वही x का डायमेंशन है। सर कैसे? तभी तो इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डायमेंशनल POV से देखें तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DY इज इक्वल टू x। पूछा क्या गया है, BC अपॉन D। अगर D को डिनोमिनेटर में कर दें तो क्या BC अपॉन D इज इक्वल टू Y के बराबर हो जाएगा, और Y मीटर में है, X और Y क्वांटिटीज मीटर में है, तो क्या BC अपॉन D इज इक्वल टू Y हम कर दें, जिसको आप लिखेंगे कि डायमेंशन M में होगा, M1। लेंथ कितना है सर, L0 है, ML0 TB 0 है, तो ये डायमेंशन आपका आ गया M1 सिर्फ, क्योंकि इसमें मास ही सिर्फ इन्वॉल्व है। ओके, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और एक तरीका से आप सॉल्व कर सकते थे, एनीवेज जब हम सॉल्व कर दिए हैं तो फिर एंड द आगे का प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सेकेंड मेथड अपनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 divisions of main scale okay, in which
वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वन डिवीजन रिप्रेजेंट 1 mm. The least count of the instrument in सेंटीमीटर में बताना है, शुड बी। ठीक, यानी कि आपका दिया हुआ है इन अ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी एन वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको एन वी एस डी कर सकते हैं। एन इज अ वैल्यू दैट इज न्यूमेरिकल होगा। एन वर्नियर स्केल डिवीजन क्वांसाइड विथ, यानी कि बराबर है n-1 मेन स्केल डिवीजन के, यानी कि MSD के, और 1 डिवीजन मेन स्केल का 1 mm के बराबर है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके सर, MSD माइनस VSD, अगर NVSD क्वांसाइड कर रहा है इससे, तो 1 VSD क्या होगा? ये होगा n-1 डिवाइडेड बाई n MSD। ये होगा कि नहीं? यस सर, ये होगा। अब n-1 डिवाइडेड बाई n MSD 1 VSD के जगह पर रखेंगे तो 1 MSD माइनस n-1 डिवाइडेड बाई n MSD। ओके, जिससे आपका क्या आएगा? n डिनोमिनेटर में अगर हम ले लेते हैं n कॉमन, तो न्यूमिनेटर में n माइनस n प्लस 1 आ जाएगा और ब्रैकेट में MSD लिख सकते हैं। n माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि लीस्ट काउंट आया 1/n MSD, और MSD का वैल्यू मिलीमीटर में कितना है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। लेकिन मिलीमीटर है 1, ठीक है, मिलीमीटर होता है 10⁻³ और सेंटीमीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। यानी कि मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में करते हैं तो डिवाइड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा? ऑब्वियस सी बात है कि सर डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतना सेंटीमीटर मिल जाएगा हमको। हाँ सर, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए 10/n सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं कि इतना लीस्ट काउंट है। ओके, अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सॉरी 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/n सेंटीमीटर, n मिलीमीटर, ठीक है, 1/10n, 10n होगा ना सेंटीमीटर, 10n सेंटीमीटर। यानी कहानी कुछ इस तरह हो गई थी कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिख सकते हैं तो 100 मीटर लिख सकते हैं, नहीं 100 मीटर नहीं लिख सकते हैं, 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये वाली कहानी है ना। इसलिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जब भी लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 10n के बराबर, ये आपका आंसर होगा 1/10n। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद आपका 3-4 क्वेश्चंस है, आई थिंक बच जाएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11
the pitch of the pitch of a screw gauge is 0.5 millimeter. Its circular scale contain 50 division. Okay, 50 divisions. Then लीस्ट काउंट इज ओके, सर्कुलर स्केल डिवीजन वाला क्वेश्चन है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल CSD आप लिखिए, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD। तो पिच कितना है? 0.5 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 50 है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? 50 है, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर आपका लिस्ट काउंट हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसके बाद आपका और दो क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज 1 सेंटीमीटर लेंथ। चलो ये आसान ही है, MSD VSD से रिलेटेड, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन। टू रेसिस्टेंस आर measured in ohm, okay, and are given as R1 is equal to 3 ohm plus minus 1%, okay, and R2 is equal to 6 ohm plus minus 2%। तो आपको दे आर कनेक्टेड इन सीरीज नहीं, पैरेलल। द परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट resistance is परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए आप रेसिस्टेंस का अगर क्लास 12th का जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें आप बताएंगे क्या कि रेसिस्टेंस जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, जो कि कैपेसिटर के केस में अपोजिट हो जाता है। कैपेसिटर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर कैपेसिटर का है तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2, जबकि अगर सीरीज में कैपेसिटर इन्वॉल्व है तो उसमें 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस की बात किया गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट निकालना है। परसेंटेज एरर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब कि आपसे पूछा है कि डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे टू रेसिस्टेंस दिया है, R1 इतना, परसेंटेज एरर इन R1, यानी कि गिवन क्या क्या है डेटा। अगर लिखे हम गिवन डेटा, तो पहला तो ये आपसे पूछा गया है, सर R1 से हमको क्या क्या मिल रहा है?
R1 कहने का मतलब कि ये R1 है 3 ओम, ओके सर। और R डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ये है आपका कितना 1%। डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ओके, ये है 1%। अब है आपका डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू सेकेंड केस में 2 है, और यहां पे R2 आपका दिया हुआ है 6 ओम। तो सर इससे आप कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आपको R इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी। तो R इक्विवेलेंट होता क्या है? R इक्विवेलेंट होता क्या है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट चाहिए, हमारे पास दो ही कैपेसिटर है, तो आप दोनों कैपेसिटर का R1 मल्टीप्लाई R2 ऊपर कीजिए, नीचे में मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, प्लस ऊपर कीजिए, मल्टीप्लाई नीचे कीजिए। अगर R1 मल्टीप्लाई R2, वैसे अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के कंसेप्ट से भी चल सकते हैं। R1 क्या है? 1 अपॉन R1 दैट इज 3 प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2/6, 3/6, यानी कि 1/3, 1/2, यानी R इक्विवेलेंट आपका 2 आ गया, ठीक है, ये तो आ गया आपका। अब फॉर्मूला पुट कीजिए, डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। हमको चाहिए क्या? ये वाला फैक्टर नहीं, हमको चाहिए डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 100। तो R इक्विवेलेंट यहां से एक को निकाल दिए तो अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1, डेल्टा R1 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 1% दिया हुआ है, यानी 1 डिवाइडेड बाई R1 बचा हुआ है। R1 क्या है? R1 लिख देते हैं यहाँ पे, R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R2 मल्टीप्लाई 100, 2%, यानी 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ये आपका R2 बच गया, ठीक है सर। अब देखिए R इक्विवेलेंट आपका कैलकुलेट किया हमने, 2 आया, और इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू 6, यानी 2/6, यानी 1/3, यानी ये भी हाफ है, हाफ मल्टीप्लाई 2, यानी 1% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1%। एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 2/3, नहीं 1/3, 2/3, यानी ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/3, 2/3, यानी 4/3 आपका है ना, 4/3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का हमने फिजिक्स पार्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस लेवल अप हमने किया है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पैटर्न के आधार पर। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री, आई थिंक आपका केमिस्ट्री में जो है रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का हम न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, ओके।